नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। यूपी में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियों ने अलग अलग रणनीतियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सभी जनता को साधने की कोशिश में हैं। लेकिन इन सब के बीच में लखीमपुर खीरी की घटना के बाद राजनीति की एक अलग करवट देखने को मिल रही है। सभी विपक्षी दल अब लखीमपुर खीरी पहुंचने के प्रयास में हैं। इस सियासी उठापटक के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद यूपी में क्या है सियासी हालात, हम आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम 22 का अग्निपथ। तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी में जमकर सियासत हो रही है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले को शांत करवा दिया जाए, लेकिन विपक्षी दल इस मामले को लगातार सरकार पर हमलावर हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग हो रही है। इन सब के बीच में राहुल गांधी यूपी पहुंचे हैं और इस मामले को लेकर के इसको और ज्वलंत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान को लेकर के सरकार से कई सवाल पूछे हैं। क्या राहुल के इन सवाल से कांग्रेस यूपी में कुछ कमाल कर पाएगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में हिंसा को 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर यूपी में सियासत लगातार जारी है। सभी पार्टी लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। सभी की कोशिश है कि सबसे पहले लखीमपुर खीरी पहुंचा जाए, लेकिन इस वक्त यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर सियासी उठापटक तेज है। बयानबाजी लगातार जारी है। सरकार की कोशिश है कि मामले को शांत कराया जाए, वहीं विपक्ष अब लखीमपुर खीरी पहुंचकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लखीमपुर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां सोमवार को अखिलेश यादव लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिली। वैसे तो लखीमपुर हिंसा को लेकर चर्चा तो लगातार जारी है, इस पर सियासत भी लगातार हो रही है। अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर मुखर दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर जिले में जो हुआ है, ऐसा किसानों के साथ अन्याय कभी नहीं हुआ होगा। हम और आप दुनिया का इतिहास उठा लें और क्रूर से क्रूर शासकों के कार्यकाल का समय देख लें, लेकिन जहां लोकतंत्र हो और जिस लोकतंत्र की पहचान दुनिया में हो कि हमारा जिंदा लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठा रहा है किसानों की, तो उन किसानों की आवाज दबाने का काम आज की सरकार कर रही है। जो किसान हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें याद भी करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो पहले उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर उन्हें नहीं निकलने दिया गया, जिस पर कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। पहले तो प्रशासन की ओर से राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। इसे लेकर राहुल गांधी तो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए, लेकिन बाद में बातचीत के बाद राहुल को निजी गाड़ी से जाने की इजाजत दी गई। ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है ये कोई ट्रैप है, जानबूझ कर किया जा रहा है? 100%, ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खैरी जाना चाहता हूँ जी। ठीक है, हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में जी, अब कह रहे नहीं जा सकते। लखीमपुर हिंसा के बाद से कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिख रही है। प्रियंका गांधी सबसे पहले सीतापुर पहुंची थी और अब राहुल गांधी ने तो मानो लखीमपुर मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी प्रशासन की गाड़ी से ही आगे जाएं, लेकिन राहुल गांधी ने इसे लेकर मना कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन राहुल गांधी को रोकने में असफल रही। अंत में उन्हें आगे जाने की इजाजत देनी पड़ी। राजनीति अगर लोगों के काम आने की चीज है तो हम लोग राजनीति करेंगे। अगर आंसू पूछते हैं राजनीति से तो हम राजनीति करेंगे। किसानों का नरसंहार हुआ है, उस पर भाजपा नहीं बात कर रही है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सियासत कर रहे हैं। अगर पीड़ित परिवारों से मिलना सियासत करना है, सांत्वना देना सियासत करना है तो हम सियासत करेंगे। पीड़ित परिवारों की मदद करना सियासत करना है तो हम सियासत करेंगे। किसानों के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दूसरी ओर यूपी सरकार ने राजनेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है। लखीमपुर जाने के लिए हर सियासी दल से सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की मंजूरी दी गई है। डेलीगेट में 5 लोगों से ज्यादा होने पर लखीमपुर में जाने की इजाजत नहीं होगी। लखनऊ में कोई सभा और भाषण की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि मैं राहुल गांधी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। जहां एक ओर विपक्ष लगातार अजय मिश्रा से इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं उनके बेटे की गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। इन आरोपों के बीच सवाल ये कि क्या आशीष मिश्रा घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे? क्या वो उस गाड़ी में सवार थे जिससे किसानों को कुचला गया? क्योंकि उन्होंने अभी तक इन आरोपों से नकारते हुए नजर आए हैं। जब मैं वहाँ था ही नहीं, पहली चीज़ तो यही है कि हम घटनास्थल पर थे नहीं। वहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पैतृक गांव है बनवीरपुर, जहाँ पर दंगल का आयोजन हम लोग हर साल कराते हैं। वो मैं उस कार्यक्रम में सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक मैं दंगल स्थान पर ही था, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है। तमाम लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं, तमाम लोगों ने सेल्फी भी लिया है। और इसके साथ साथ करीब वहाँ पर 2500 से 3000 के करीब गैदरिंग थी, जो लोग दंगल देखने के लिए आए थे। 20-30-50 पहलवान भी आए थे तमाम जगहों से, भिन्न भिन्न स्थानों से। और चूँकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम है, तो उस नाते प्रशासनिक अमला भी भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद था, जिसमें सीओ, एसडीएम, इस स्तर के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जांच का विषय जहाँ पर आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, तो जिसकी वीडियो और फुटेज भी मेरे पास है, प्लस मेरे मोबाइल बता देंगे कि मैं कहाँ पर था, कहाँ नहीं था, तो सीडीआर के माध्यम से सारी जानकारी हो जाएगी। लखीमपुर खीरी को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन इनके बीच उन मृतकों के परिजनों का भी ध्यान रखना होगा जो वक्त उन्हें दर्द दे रहा है। अभी संभालने की जरूरत उनको है, लेकिन मौत पर भी यूपी में सियासत जारी है। उन परिवारों को क्या होगा जिसने इस हिंसा में अपने को खोया है? उन घायलों का क्या होगा जो इस दर्द से करा रहे हैं? आखिर जब दर्द बांटने की बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सियासत की बात हो रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2022 के चुनाव को लेकर के इस बार पूरे प्रदेश में चर्चा है कि इस बार पूर्वांचल के लोग किसे सत्ता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 2022 चुनाव के लिए पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है।
इसलिए पार्टियों ने अभी से पूर्वांचल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। सभी की कोशिश यह है कि पूर्वांचल को किसी तरह से साधा जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को साधने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। पूर्वांचल को साधने का केंद्र गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला और इस विधानसभा चुनाव को लेकर माना जाता है कि बीजेपी लखनऊ की सत्ता गोरखपुर के सियासी गलियारे से होकर ही पहुंचना चाहती है। शायद यही वजह है कि गोरखपुर में एक हफ्ते की पाठशाला में तमाम दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बारी बारी अलग अलग सत्रों में पाठशाला लगाकर कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारियों में जोश भरने का काम किए। उन्हें गुरु मंत्र दिया गया। पन्ना प्रमुख से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर बैठक कर पदाधिकारियों को रणनीति से अवगत कराया गया। मिशन 2022 में किस तरीके से बीजेपी की नैया को पार करना है, इसको लेकर भी चर्चा राजनीतिक पाठशाला में लगातार की गई। ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, पन्ना प्रमुख हो, संयोजक हो, मोर्चा के तमाम विंग हो या फिर पदाधिकारी, सभी की बारी बारी से पाठशाला लगाई गई है। कहते हैं बीजेपी की जीत के कई गुरु मंत्र हैं, इसी में एक है रणनीति और शायद बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम करती है। और पिछले अभी कुछ दिनों पहले बाकायदे गोरखपुर क्लब में पाठशाला का आयोजन किया गया। ये पाठशाला एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन एक हफ्ते तक चला। सुनील बंसल तो कभी क्षेत्रीय अध्यक्ष से लगाए तमाम पदाधिकारी, तो कभी स्वतंत्र देव सिंह, तो कभी अरविंद मेनन, तमाम ऐसे पदाधिकारी और संगठन के लोग इस पूरे पाठशाला में मौजूद थे और गुरु मंत्र देने का बारी बारी कर अलग अलग सत्रों में सभी कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े नेता आकर उन्हें 2022 के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर के गढ़ और मजबूत करने के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि बीजेपी गोरखपुर में और मजबूत होकर उभर सके। भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी स्ट्रक्चर है और भारतीय जनता पार्टी आज नहीं 2017 से जब से सरकार बनी है, हर गतिविधि में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत काम करता रहता है और ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। विगत 27 सितंबर को गोरखपुर क्षेत्र के 62 जो विधानसभा के क्षेत्र हैं हमारे, उन सभी 62 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे विस्तारक और सभी जिला अध्यक्ष और पालक आए थे, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी ने बातचीत की थी और सभी 62 विधानसभा क्षेत्रों में कैसे विस्तारकों के माध्यम से हम शक्ति केंद्र और बूथ तक काम करें, इसकी योजना रचना और रणनीति बनाई गई थी। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए सभी बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा गोरखपुर में है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो गरीब तक पहुंची, और आदरणीय योगी जी पहली बार देश के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व और गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की सेवा के लिए ऐसे प्रधान सेवक देश का विश्व में भी अपना स्थान बनाता है, देश का भी सम्मान बढ़ता है और गांव गरीब किसान का भी सम्मान बढ़ता है। 2022 विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए गोरखपुर पर विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि बीजेपी गोरखपुर के सहारे ही पूर्वांचल को साधने का प्लान बना रही है और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये समझना बेहद ही जरूरी है कि पूर्वांचल को साध कर ही 2022 में कोई भी पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती है। इसलिए बीजेपी ने अपने दिग्गजों को गोरखपुर में उतारकर पूर्वांचल में फोकस को बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम करती है और समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करती है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल से अपार समर्थन मिला था, इसलिए एक तो उसी प्रदर्शन को दोहराने की जिम्मेदारी सीएम एंड कंपनी पर है और साथ ही जिस तरह से चुनावी समीकरण हर रोज बदल रहे हैं, उसे देखते हुए गोरखपुर समेत पूर्वांचल की भूमि महत्वपूर्ण हो जाती है। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए गोरखपुर में लगी ये पाठशाला में सभी दिग्गज मौजूद थे। सुनील बंसल से लगाए स्वतंत्र देव सिंह और अरविंद मेनन और विवेक ठाकुर के साथ तमाम दिग्गजों ने यहाँ पे पाठशाला लगाई और गुरु मंत्र दिया। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के दिग्गजों का ये गुरु मंत्र कितना काम आता है।
मिशन 2022 को फतह करने के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से सभी जिलों में खासकर गोरखपुर के मंडल गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर सहित तमाम जगहों पर पाठशाला लगाकर बैठकों का दौर शुरू किया है और एक रणनीति के तहत चक्रव्यूह की रचना की है, जिससे मिशन 2022 की नैया को पार लगाया जा सके। फिलहाल अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा बीजेपी के इस चक्रव्यूह को विपक्ष तोड़ पाता है या नहीं। गोरखपुर से संवाददाता सुशील कुमार के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो वहीं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी भी कोशिश 2022 में फिर से सत्ता में लौटने की कर रही है और इसलिए इस विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। पहले जहां बीएसपी के नेता सिर्फ दलितों की बात करते हुए नजर आते थे, तो अब बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करके सवर्णों को रिझाने की कोशिश में भी है, लेकिन साथ ही साथ दलितों पर पकड़ और मजबूत बनाने के लिए भी अलग से बैठकें लगातार बसपा की तरफ से की जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी 2022 में सत्ता की वापसी के लिए एक विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। हर बूथ पर यूथ को जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि बीएसपी को एक मजबूत पार्टी के रूप में फिर उभारा जा सके। क्योंकि 2017 में बीएसपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, इसलिए 2022 के लिए बीएसपी अभी से एक्टिव हो गई है। एक तरफ बीएसपी की कोशिश है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, वहीं छोटी छोटी मीटिंग कर बीएसपी कैडर को भी मजबूत कर रही है। इसलिए आगरा में बीएसपी के सभी नेता तैयारियों में जुट गए हैं। 2022 में हम लोग माननीय बहन जी के निर्देश पर उन्हें हर जाति हर समाज में जाकर के अपनी टीम गठित कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और उस आधार पर आने वाले समय में फिर हम 2007 से भी ज़्यादा सीटें लेकर के आगरा जनपद में हमारे यहाँ संगठन में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जैसा संगठन में निर्देश है कि हमको 50 और 60% यूथ रखना है, जिसमें महिलाएं भी हैं जी। और बड़े पैमाने पर आज संगठन, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट के संगठन हो, मंडल के संगठन हो, माननीय बहन जी के निर्देश के मुताबिक ही यूथ को बड़े पैमाने पर भागीदारी दी गई। कहीं कहीं तो 70, 75, 80% यूथ आज पूरी तरह से लगा हुआ है और पार्टी में पदाधिकारी है। आगरा को दलितों की राजधानी माना जाता है और बसपा ने यहां 2007 के चुनाव हो या फिर 2012 के चुनाव हमेशा से अपना परचम लहराया है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पहली बार सभी 9 सीटों को बीजेपी ने बड़े अंतर से कब्जा कर लिया। आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। 2007 में बसपा ने यहाँ 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, वहीं 2012 में 6 सीटों पर विजय हासिल की थी बसपा ने। लेकिन 2017 में बसपा क्लीन स्वीप हो गई। 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा था। अब 2022 को लेकर एक बड़ा प्लान बना रही है बसपा आगरा में। जिस प्रकार से यहाँ इसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, तो सेक्टर हो या बूथ हो, सबको मजबूत करने की बात की जा रही है। छोटी छोटी मीटिंग्स की जा रही हैं, साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके चयन में भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आगरा में 2007 के चुनाव के दौरान बीएसपी की स्थिति सबसे अच्छी थी। उस वक्त बसपा के 7 और बीजेपी के 2 विधायक थे। लेकिन 2017 में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई और 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। लेकिन इस बार बीएसपी अलग तरीके की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसमें टिकट के बंटवारे से लेकर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, इस उत्तर प्रदेश में एक भाईचारा बना करके और बड़े पैमाने पे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता बूथ पर और यूथ पर दोनों पे काम करने का काम कर रहे हैं और एक प्रदेश में एक जो माहौल खराब हुआ है उसमें एक भाईचारा पैदा कर करके और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और आगरा में जो पहले 2007 में हुआ था, जितनी सीटें निकली थी आगरा में, वही सीटें फिर 7 सीटें
8 सीटें बहुजन समाज पार्टी की निकलेगी। अब 2022 चुनाव से पहले बीएसपी की कोशिश है कि जो कमी 2017 में रह गई उसे पहले से ही दूर कर लिया जाए और फिर से आगरा में परचम लहराया जाए। आगरा से संवाददाता संजय सिंह के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।